आरम की ध्वनि महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का तालमेल। इसको कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ द ओल्ड एज पर्सन एंड न्यू जनरेशन। जब अगर दोनों के अंदर तालमेल बैठ जावे तो सोने में सुहागा होता है, क्योंकि बुजुर्ग होता है, वरिष्ठ नागरिक होता है, वृद्ध जन होता है, वह अनुभव का खजाना होता है। उसके जो सफ़ेद बाल आते हैं वो घिस घिस करके आते हैं, अनुभव सीख सीख कर आते हैं, ठोकरें खा करके आते हैं। रंग लाती ये हीना पत्थर पर घिसने के बाद, आदमी सुधरता है ठोकर खाने के बाद। ठोकर खाई सुधरता है, ये ठोकरें खाते खाते अनुभव बढ़ते बढ़ते, खजाना बढ़ते बढ़ते बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये संकेत है कि ये अनुभव का खजाना होता है। और वास्तव में जो वृद्ध जन होते हैं, वरिष्ठ नागरिक होते हैं, ओल्ड जो है वो एज के लोग होते हैं, वो किसी भी यंग मैन की हरकत को देख करके वो फोरकास्ट कर देते हैं, ये कुएं में गिरेगा, ये व्यक्ति होनहार बिरवान के रोत चीखने पात, आने वाले टाइम में ये बहुत ही बड़ी तरक्की करेगा। तभी ये कहावत बनी है कि जो पूत के जो पैर होते हैं वो पालने में ही दिखाई देते हैं। किसको दिखाई देते हैं? जो अनुभव का खजाना होता है। पुराने ज़माने में हमारी माताएं, दादियाँ, नानियाँ कोई पढ़ी लिखी नहीं थी। पुराने ज़माने में स्कूल नहीं थे। मेरे समय में भी स्कूल पोसाए रिमोट एरिया के गाँवों में नहीं थी, तो मेरे पेरेंट्स, मेरे दादी नानी के होने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन वो इंटेलेक्चुअल नहीं थी, लेकिन वो इंट्यूशनल थे। जो व्यक्ति इंट्यूशनल होता है वो अनुभव का खजाना होता है, और वह गतिविधि को देख करके निष्कर्ष निकाल देता है कि क्या होने वाला है। तो भाई और बहनों, जो हमारी यंग जनरेशन होती है उनमें जोश होता है, ओल्ड जनरेशन के अंदर होश होता है। जब जोश और होश दोनों एक व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं तो वह व्यक्ति होलिस्टिक बन जाता है। उसके अंदर जो है वो बुजुर्ग आदमी का होश होता है और यंग मैन का जोश होता है। वास्तव में ये होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हमें यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के जो विचारों का, सोच का, उन्होंने जैसा जीवन जिया है उसका तालमेल बिठाइए। पुराने जमाने में क्या होता था, आज के जमाने में भी होता है। जब कोई बारात जाती दूसरे गांव के अंदर तो उसमें 10-20% अनुभवी बुजुर्ग व्यक्तियों को अवश्य ले जाते हैं, जानबूझ करके। माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी को क्यों? वो गाइड करेंगे
किस समय क्या करना है। और कई युवक लोग हैं जो शादी करने जा रहे हैं, नाच गाने में 90% 95% तो वो लोग होते हैं, लेकिन वो कहीं जोश में होश नहीं खो बैठे। तो जो होश जो खो बैठते हैं उस वक्त ये बुजुर्ग लोग होते हैं, वो बैलेंसिंग करते हैं। दिस इज ई कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ द जेनरेशन। बैलेंसिंग कई तरह की होती है। बैलेंसिंग ऑफ पावर होती है, बैलेंसिंग ऑफ मनी होती है, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी होती है, बैलेंसिंग ऑफ द थॉट होता है। हर तरह की बैलेंसिंग होती है और ये मिक्सिंग कहलाती है। ये होना बहुत ज़रूरी है और इन दोनों के होने से रिजल्टेंट आता है। मैं आपको उदाहरण दूं, हम चल रहे हैं, चलते चलते कहीं ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है और हम लेफ्ट साइड के अंदर ज़्यादा झुक गए, तो हमने राइट साइड में बॉडी को खींच करके अपना बैलेंसिंग किया और हम पुनः स्थिर हो गए, गिरे नहीं। और जो व्यक्ति बैलेंसिंग नहीं जानता है तो एक तरफ झुका तो उसी तरफ झुकते ही वो गिर जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा और ईश्वर न करे कई बार क्लॉटिंग, कोमा इत्यादि की चीज़ें भी हो जाया करती है। तो भाई और बहनों, बैलेंसिंग इज द लॉ ऑफ द नेचर। संतुलन है वो प्रकृति का नियम है। हमारी पृथ्वी माँ है, ये धुरी पर सूर्य का जो है वो चक्कर लगाती है और जो चंद्रमा होता है वो अपनी धुरी पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यानी सूर्य स्थिर है, उसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और उस पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। चंद्रमा घूमने से रात होती है और सूर्य के घूमने से दिन होता है। इस तरीके से कभी हमारे को चंद्रमा दिखाई देता, कभी डे होता है, कभी नाइट होता है, क्योंकि पृथ्वी भी घूमती है, चंद्रमा भी घूमता है। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं कि यू शुड लर्न हाउ टू डू द बैलेंसिंग। देखिए, हमारे राजनीतिक समीकरण होते हैं कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो वो समान ओरिजिन, समान विचारधारा की दूसरी पार्टी जिसके पास अच्छे वोट है उनसे वो संपर्क करती है कि हमारे को 10 जो है और एमएलए एमपी की आवश्यकता है बनने के लिए, और दोनों का वो तालमेल बिठाते हैं। दोनों व्यक्ति अगर सेवा माइंडेड होते हैं तो किसी तरह का वो कहना चाहिए कि दुरुपयोग नहीं करते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो मान जाते हैं कि ये 90 लोग हैं और हम 10 मिले हैं तो 10% ही हमारा हक बनता है। तो जो भी उनको देते हैं, मंत्री बनाना है, उपमंत्री बनाना है, वो मान्य कर लेते हैं। समझदारी होती है और ये की जानी चाहिए, इसको सदुपयोग बोलते हैं। लेकिन जो लोग अपना दुरुपयोग करना चाहते हैं वो सौदेबाजी करते हैं, उनको खरीदा जाता है और वो मंत्री 10 में से 5 कहते हैं हमको 5 को मंत्री बनाओ, जब करें वो तो एक मजबूरी हो गई और ऐसी सरकार चलती नहीं है, क्योंकि दबाव से कोई भी काम लंबे समय तक नहीं चलता है। अगर आपके दिमाग के अंदर लंबे समय तक दबाव है, जिसको हम टेंशन कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, तो आपके मनोकायिक बीमारी अवश्य होगी, साइकोसोमेटिक डिजीज आपको अवश्य होगी। उससे हमको दूर रहना, हमको स्वस्थ बैलेंसिंग करनी है। आप परिवार में जीते हैं, उसके अंदर सभी वर्ग के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं, उन सब के बीच में बैलेंसिंग होनी चाहिए। बैलेंसिंग का अर्थ ये हो गया कि हमें हर एक के विचारों को सुनना चाहिए। और महात्मा गांधी ने कहा कि आपके मस्तिष्क की खिड़कियों को खुला रखो ताकि ठंडी ठंडी बयार भीतर आती रहे, सफोकेशन नहीं हो। और उसका अर्थ ये हुआ कि जो भी आपका परिवार है, समाज है, देश है, विश्व है, तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है उसकी बात को सुनो, बिना सुने कोई निर्णय मत लो। और सुनने में अगर करने में थोड़ा मतभेद है तो मनोभेद नहीं होना चाहिए, उसको सेटल करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको कहते हैं बैलेंसिंग। देखिए, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्होंने
टफ टाइम निकाला। मैं मेरी खुद की बात करूं कि मेरा जन्म वहाँ पर बाड़मेर जिले के ऐसे रिमोट गांव में हुआ जहाँ बिजली नहीं, मेरे जन्म के समय सड़क नहीं, स्कूल नहीं और मीठा पानी नहीं, खारा पानी था। यानी मूलभूत आवश्यकताएं कुछ भी नहीं थी। हमने कितना टफ जीवन जिया। तो हम जानते हैं कि पानी का क्या मोल होता है। हमारे पुराने उस समय के अंदर टांके हुआ करते थे जिसके अंदर वर्षा के पानी को घी की तरह स्टोर किया जाता। तो हर एक अपना अपना कैचमेंट एरिया बना करके उसको स्टोर करते थे और 1 किलो का बड़ा ताला लगाते हैं, क्योंकि जो है बाड़मेर रेगिस्तान जिले में जहाँ खारा पानी है, पुराने ज़माने में केवल वर्षा, आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई नहरों की, पुराने ज़माने में कहा जाता घी तो आप मांग लो, पानी मत मांग ला। तो हमारी माता जब जो है अपने सिर पर घड़ा लेके आती थी, खारे पानी का घड़ा अलग और मीठे पानी का घड़ा अलग, और भूल से हम बच्चे थे जो भूल से मीठे पानी को गिरा दिया हमने, तो माता जी सीधी थप्पड़ मारती कि तूने अमृत को गिरा दिया। यानी उसकी वैल्यू, आप वैल्यू समझो। जब व्यक्ति की वैल्यू समझी जाती है तब बैलेंसिंग होता है कि बुजुर्ग अनुभव का खजाना होता है। तो हमारी नई पीढ़ी को उनको सम्मान देना चाहिए और जो है वो जो नई पीढ़ी है उनको सम्मान देना चाहिए और पुरानी पीढ़ी को वात्सल्य देना चाहिए। सम्मान और वात्सल्य ये बैलेंसिंग है। यानी कि जो बात बच्चे ने रखी, युवा ने रखी और आपको लगा कि थोड़ा बहुत संशोधन होना चाहिए, उसको कहा तुम्हारी बात तो सही है लेकिन इसमें इतना सा करेक्शन कर दो। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आपका बच्चा बड़ा हो गया है और वह विदेश पढ़ाई करना चाहता है, तो पढ़ाना है आपको उसको बढ़िया से बढ़िया तामील दिलानी है। पर आपके एक ही बच्चा है तो आप देखो कि विदेश चला गया, वहीं उसने शादी कर दी, वहीं वो सेटल हो गया, तो फिर हमारे इस बच्चे का क्या सुख होगा। ये बात आप अनुभव से जानते हो। तो आपने उसको समझाया, देखो तुम अकेले हो, वहाँ चले जाओगे तो हमारे सुख दुख में कौन साथ आएगा, और विदेश में बार बार आ नहीं सकता, तुम भी नहीं आ सकते हो, वीज़ा मिलना इतना सरल नहीं है। बच्चा समझ गया कि मुझे इंजीनियरिंग डॉक्टरी करनी है, पापा मुझे अच्छी से अच्छी, मम्मी मुझे अच्छी से अच्छी कॉलेज में जो है दाखला दिलाने को तैयार है, तो इंडिया में रहूँगा, उनके सुख दुख में काम आऊँगा, वो मेरे पास आएंगे, मैं उनके पास आऊँगा। वो बात मान जाता है और उसको बहुत बढ़िया कॉलेज के अंदर जो टॉप ऑफ द इंडिया कॉलेज में कराया। दिस इज द बैलेंसिंग। तो आप चीज़ के मेरिट्स डीमेरिट्स को समझाओ, केवल आग्रह नहीं होना चाहिए। देखिए ये तालमेल कब होता है, आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। अपनी बात थोपो मत किसी से, उसको समझाओ कि इसमें तुम्हारा भला है और इसमें तुम्हारा भला नहीं है। अगला जब समझ जाता है तो रास्ता निकल जाता है और बैलेंसिंग हो जाती है। क्योंकि किसी व्यक्ति के अंदर परिवर्तन ला करके उसको समझा बुझा करके कन्विंस करके, और वरना आप तो यही कहते रहो कि हमारे ज़माने के अंदर पैसे की इतनी वैल्यू था, हम इतनी बचत करते थे, वो ज़माना था। आज बच्चों, आज पैसे की वैल्यू नहीं है और आपने अच्छा कमा लिया है और बच्चे भी अच्छा खर्च करते हैं, तो आपको जो है फ्रीडम देनी पड़ेगी। लेकिन फ्रीडम वैसी नहीं होनी चाहिए कि बच्चा बिगड़ जाए। वो मांगता है कि मुझे तो कार दिला दो, कार नहीं बेटा, स्कूटर से काम चलाओ। वो तो कहेगा मुझे लाख रुपए का मोबाइल दिला। मोबाइल आजकल आवश्यक हो गया है, ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह के लिए 10,000 का भी मोबाइल आता है, वही फंक्शन करता है जो 1,00,000 का करता है, कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स को छोड़ करके। तो ये बैलेंसिंग हो गया।
हमें बैलेंसिंग करने से हमारे बीच में टिट्स बिट्स समाप्त होते हैं, मतभेद समाप्त होते हैं, मनोभेद समाप्त होते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है और जीवन जीने का मज़ा आता है, आनंद आता है। और जहाँ पर खिटपिट होती है, कड़वाहट होती है, टॉन्टिंग होता है, तंतली भाषा होती है और बड़े लोग अपनी बात को थोपते हैं या बच्चे लोग अपनी गलत सलत बात को मनवाने के लिए माता पिता पर आग्रह करते हैं या उनको बुरा भला कहते हैं, तो वो कलह हो जाती है, वो नारकीय जीवन हो जाता है। चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे देश हो, चाहे विश्व हो, किसी में जो ये अनबन है, किसी में जो फूट है, किसी में जो मनोभेद मतभेद होना तो संभव है और वो होता ही है, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना होते हैं। हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है और आज पूरी दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या है, तो हर एक के पास अपना अपना विचार है, उसको हम सत्यांश कहते हैं, पार्शियल ट्रुथ कहा जाता, वो तो अलग होगा ही, इसको मतभेद होता है, लेकिन मनोभेद नहीं होना चाहिए। मनोभेद क्या है? ये बच्चा, ये मेरा लड़का मेरी बात को मानता नहीं है, मैं इसको अलग कर दूं, मैं इसके थप्पड़ मार दूं, मैं इसका वैसा कर दूं, बुरा सोचना ये मनोभेद है। चाहे एक देश दूसरे देश के लिए सोचे या एक समाज का व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के लिए सोचे, एक परिवार का सदस्य दूसरे परिवार के उसके परिवार के दूसरे सदस्य के लिए सोचे, कोई भी हो, ये किसी का बुरा करना ये मनोभेद है। और मतभेद बिल्कुल अलग चीज है। डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन को मतभेद कहते हैं। ये होना संभव है और इसी के लिए तो कहा गया है कि आदमी को अनेकांतवादी बनना चाहिए। इसका अर्थ ये है, आप ये मान के चलो कि आपके पास में सत्यांश है, आपके पास में परफेक्ट ट्रुथ नहीं है। परफेक्ट तो पूरा भारत क्षेत्र, हमारी जो पृथ्वी है, उसके ऊपर कोई केवल ज्ञानी नहीं है, कोई परफेक्ट ट्रुथ वाला नहीं है, सबके पास सत्यांश है। तो आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अनेकांतवाद, शादवाद की एप्लीकेशन करनी चाहिए कि मेरा भी विचार है, मेरा भी चिंतन है, मेरी भी सोच है, मेरा भी सुझाव है, कृपया आप इसको इंक्लूड करें, माने, उचित समझें। तो ये भी है, ये अनेकांतवाद है, शादवाद है। लेकिन उसकी जगह चाहे बच्चा हो, छोटी उम्र का, नई पीढ़ी या बुजुर्ग हो, वो कहता नहीं, जो मैं कहता हूँ वही सही है और मेरी बात ही सही है, मेरा चिंतन ही सही है। जब हम थोपने लग जाते हैं, आग्रह करने लग जाते हैं, तो वह जो है वो एब्सोल्यूटिज्म हो जाता है, वो ही आ जाता है। और जो व्यक्ति ही होता है वो निरपेक्ष बन जाता है, एब्सोल्यूट बन जाता है और वह ज़्यादा दिन इस सोसाइटी में टिक नहीं सकता है, क्योंकि वह ही कहने का अधिकारी नहीं है। ही कहने का अधिकारी केवल ज्ञानी है, परफेक्ट ट्रुथ वाला है, एब्सोल्यूट ट्रुथ का जानकार है, वो कोई दुनिया में है ही नहीं है। तो भाई और बहनों, आग्रहीन, आग्रह मत कीजिए। आग्रह, कुदाग्रह, दुराग्रह, ये 9 ग्रह है। जिस तरीके से 9 ग्रह होते हैं, फायदा भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं, उनमें संतुलन होना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नवग्रह, ग्रह के देवताओं, हे मेरे जो है शासन देवी देवताओं, मुझे कृपा करो, मेरे पे आशीर्वाद करो कि मुझे शाश्वत सुख का रास्ता मिले, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में अगला जन्म मिले और मुझे हर जन्म में मनुष्य जन्म मिले, ताकि कि मैं संवर पूर्वक निर्जरा कर सकूं और संवर पूर्वक निर्जरा करके ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करके शाश्वत सुख की नींव लगाकर शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकूं। क्योंकि अगर आपने देव गति की कल्पना कर ली या जो है बंध पूर्वक निर्जरा की कल्पना कर ली, तो फिर आप भव भ्रमण करोगे। बंध पूर्वक निर्जरा मन वचन काया से जुड़ी हुई है और मन वचन काया जो है
वह उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, और हमारी चेतना है उसका गुण ज्ञान दर्शन का है, उसमें संवर पूर्वक निर्जरा हो सकती है। लेकिन जो मन वचन काया जिसमें ज्ञान नहीं है, वहाँ पर केवल शुभ प्रवृत्ति या अशुभ प्रवृत्ति होती। अशुभ तो हमको करनी नहीं है, क्योंकि अशुभ प्रवृत्ति जो कोई भी करेगा उसको जो है तिर्यंच गति और मनुष्य गति मिलेगी। वो अशुभ प्रवृत्ति क्या है? पंचेंद्रिय वध करना, मांस मिट्टी खाना, और जो है किसी व्यक्ति को जो है वो सूट कर देना, मार देना, महाहिंसा है। ये है अशुभ भाव है, अशुभ प्रवृत्ति है। तो ये अशुभ प्रवृत्ति के कारण जो मिलती है, पहले से सात्विक नारकी, और दूसरा होता है हमारे अशुभ भाव, इससे थोड़ा कम होता है, वो होता है अपराध करना, झूठा माप तोल करना, झूठे कागज बनाना, जालसाजी करना। ये सारा जो होता है वो तिर्यंच गति का कहलाता है, और उसमें तिर्यंच गति मिलती है। तो ये तो अलग रख दीजिए, हमको नहीं चाहिए चैप्टर, तो हमने बंद कर दिया। अब जो चैप्टर खुला है वो बैलेंसिंग का चैप्टर है, यानी कि आपका जो हमारा मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है, प्री डेस्टिन्ड है, वो फिक्स है, और वह अवस्था है वो जाने वाली है। जाने के लिए ही आपका सुख जा रहा है, आपका दुख जा रहा है, आपकी आयु जा रही है, वो घट रहा है। तो भाई और बहनों, ये हमारे को शुभ प्रवृत्ति जो है अगर होती है तो करो आप, हमारे को कोई ऐतराज नहीं है। परंतु अगर आपको जल्दी से जल्दी मुक्ति को जाना है तो शुद्ध प्रवृत्ति करो, और शुद्ध प्रवृत्ति में ज्ञान दर्शन मैंडेटरी है, और शुभ प्रवृत्ति के अंदर मन वचन काया की धार्मिक प्रवृत्ति शुभ प्रवृत्ति कहलाती है। उसमें जो बंध पूर्वक निर्जरा है, यानी कि उसमें पुण्य का भी बंध होगा और कर्म भी कटेंगे, लेकिन जो आपकी केवल चेतना के साथ में हो, केवल आप अपने प्रभु के पाले में हो, प्रभु की उपासना करते हो, प्रभु का जो आपने प्राण प्रतिष्ठा की है अपने केंद्र के अंदर और उनकी उपासना करते हो, शुद्ध भाव है, तो वो मात्र संवर पूर्वक निर्जरा होती है। उसके अंदर जो कौज पढ़ते हैं बंध पूर्वक निर्जरा के नहीं पढ़ते हैं, और संवर पूर्वक निर्जरा का अर्थ है कि वो कौज पढ़ेंगे जो मोक्ष के लायक और सहायक होंगे, और बंध पूर्वक निर्जरा में जो कौज पढ़ेंगे वो शुभ प्रवृत्ति के कौज होंगे, वो मनुष्य गति और देव गति के होंगी। तो मैं तो हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता हूँ मुझे केवल मनुष्य गति मिले। देखिए, देव गति का मैं अकाउंट खींचूं तो सबसे बड़ी बात है कि देव गति में प्रभु की भजना नहीं होती। देव गति में प्रभु भजन नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर पुण्य इतना हैवी होता है कि उसको जो है भोगते भोगते वह सब प्रभु को भूल जाता है। आपको मैं एक उदाहरण दूं, कोई व्यक्ति के पैसे बढ़ते रहे, जहाँ लाहा तहाँ लोभा, जहाँ लाभ होता है वो लोभ बढ़ता रहता है, उसको प्रभु भक्ति कहाँ याद आती है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। भाई, तुम जो है दुख के अंदर भगवान को याद करते हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम तो सुख में ही करो तो दुख आएगा ही नहीं। यानी अगर आपके यहाँ भीतर प्रभु विराजमान है आर्ट ऑफ द विजन के अंदर, तो उनका आशीर्वाद आपके साथ है, यानी उनका सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करने का आप अगर बेटे हो तो पिता के धन का सदुपयोग करने की आपको परमिशन है। कभी भी पिता अपने संतान को अपने धन का सदुपयोग करने में वो मना नहीं करता, वो खुशी महसूस करता है। पर उसको दुख कब होता है? जब वो दुरुपयोग करता है।
है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी चिट्ठी है जो कि घनश्याम दास जी बिड़ला ने अपने बेटे बसंत कुमार को लिखी। बसंत कुमार, तुम्हें जो धन दौलत पुण्योदय से मिली है ये पब्लिक का पैसा है, तुम इसका दुरुपयोग मत करना। तुम्हारी संतान कभी भी कपूत निकल जाए उनको एक धेला भी मत देना। तुम योग करना और तुम परोपकार करना, तुम जगत कल्याण करना, जगत हित में पैसे लगना, इंद्रियों का संयम करना, सादा जीवन जीना। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। ये क्यों आई? ये जो है पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का तालमेल होने से आई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के लोगों का बैलेंसिंग करके और सभी का जीवन सुखी बना। मैं आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।